नमस्कार, आप देख रहे हैं दास्तान दिल द परी टॉक शो। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब से। ये एक चिकित्सक अधिकारी भी है सरकारी हॉस्पिटल में और इन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर वो इस पोस्ट पर आए हैं, तो बात करते हैं इनसे। नमस्कार मैम जी, तो आप अपने विषय में बताइए। जी, मैं डॉक्टर वरुण चौधरी जी, मैं यहाँ पे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खादरवाला में पोस्टिंग हूँ अभी फिलहाल। और मैं 2020 से इस विभाग में कार्यरत हूँ और मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं यहाँ पे पोस्टिंग हूँ। जी, ये बताइए आपने इस लाइन को चुना है, आपके प्रेरणादायक कौन रहे हैं और कब से आप इस फील्ड में आने के बारे में सोच रहे थे? जी मैम, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं। जी, वे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और काफी दिनों से वे प्रैक्टिस करते आ रहे थे। उनको बचपन से उनको देख देख के मेरे अंदर भी ये प्रेरणा है कि मैं भी इस विधा में आऊं और लोगों की सेवा करूं। आज डॉक्टर साहब से जानते हैं, जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो एकदम असर कर देती हैं और जो आयुर्वेदिक होती हैं वो देर में असर करती हैं। तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब हमें क्या बताना चाहते हैं, बताइए। नहीं मैम, ये लोगों के बीच में ऐसा मिथक है, ऐसी बात नहीं है जी, जो जैसे सीजनल बीमारियां होती है, जैसे बुखार हो गया या इंडाइजेशन हो गया या इस तरह की चीजें हैं, तो आयुर्वेदिक दवाई भी उन पर तुरंत ही असर करती हैं। लेकिन जो लंबी बीमारियां हैं, जैसे कमर का दर्द है, काफी दिनों से चली आ रही है, कोई नर्वस सिस्टम की डिजीज है, उन पे क्योंकि वो पुरानी बीमारी हो चुकी है या कोई सिस्ट वगैरह है, तो उन पे धीरे धीरे लंबे समय तक आहार विहार और औषधियों को प्रयोग करने से उनमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन लाभ दोनों में होता है। तो जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं क्या उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं? और अगर कोई इंसान सालों साल बहुत सालों से त्रिफला या गिलोय ले रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, वो बताइए। मैम, जो दवाई इफेक्ट करेगी उसके साइड इफेक्ट भी अलग अलग लोगों पर अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य की प्रकृति, देश, काल, व्यय सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसी तरह से जैसे कि कोई पित्त प्रकृति का मनुष्य है और अगर हम उसको त्रिभंग कीर्ति अधिक मात्रा में दे देंगे तो उसका पित्त और प्रकोपित हो जाएगा, और वही हम कफ प्रकृति के मनुष्य को वही दवाई देंगे तो उसको ज्यादा मात्रा में देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये हमें इस बात का ध्यान रखते हैं, हर आयुर्वेद में हर मनुष्य के लिए हर दवाई अलग अलग है और उसके आहार विहार और उसकी प्रकृति का ध्यान रख के दिया जा सकता है। जैसे त्रिफला ही है, अगर हम लंबे समय तक उसको प्रयोग करेंगे तो थोड़ी रुक्षता उत्पन्न करेगा, तो हम आहार विहार में थोड़ी स्निग्ध चीजें उसको बढ़ा के उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। और ये एक चिकित्सक ही इस चीज को जान सकता है, इसलिए चिकित्सक के परामर्श से ही ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब आयुर्वेद है, उसमें किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आयुर्वेद में जो दवाइयां हैं उसके हिसाब से क्या किया जाता है? मैम, ऐसी गंभीर स्थिति में तो हम प्राथमिक चिकित्सा ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक एक जटिल बीमारी है और उसका इलाज इंटेंसिव केयर यूनिट में होता है। और मान लीजिए एक्सीडेंट कोई पेशेंट कोई आता है तो उसको प्राथमिक चिकित्सा देकर उसकी ब्लीडिंग वगैरह को रोक के उसको अदर हायर इंस्टीट्यूट में रेफर किया जाए। लोगों को फैटी लिवर, डायबिटीज, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम सामान्य सबको ही होने लगी है, और लोग कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? मैडम, ये जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं और इनका एक पूरा समूह है। जिसको डायबिटीज होगी उसको फैटी लिवर, ये सब होने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा रहती है। आप देख रहे हैं आजकल हमारी जीवन शैली बहुत ही सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो चुकी है और हमारा जो वर्कआउट वगैरह है वो तो कम होता जा रहा है। जैसे पहले लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलते थे, अब बाइक्स वगैरह, कारें होगी, सभी साधन हो गए और अपना मतलब ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते और खाने में कैलोरी अच्छी हो गई पहले के मुकाबले, और बाहर का जंक फूड है, ये सभी है, ये सब मिला के इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम अपना आहार विहार और निद्रा इन सबको एक बैलेंस अवस्था में रखेंगे तो इन दोषों से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे वजन बढ़ाना और वजन घटाना दोनों की आवश्यकता है, तो आयुर्वेद के अनुसार आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? मैम, हमारा वजन हमारे शरीर की कैसी अग्नि है, जिसको आजकल मॉडर्न भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उस पर आधारित है। अगर हमारी अग्नि मंद होगी
और हम अग्निमंद करने वाले आहार विहार अपने उसमें खाने में अपने जीवन शैली में अपनाएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। और किसी की अगर अग्नि तीव्र होती है तो उसको ज्यादा कैलोरी भी वो लेने के बावजूद भी उसका वजन नहीं बढ़ता। तो इसलिए इन दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट है और अपने आहार विहार के साथ औषधीय प्रयोग करके भी हम इन दोनों स्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। जैसे अगर किसी की अग्नि बहुत तेज होती है तो इसकी लास्ट कंडीशन होती है भस्मक, एक बीमारी कहते हैं उसको, भस्मक बोलते हैं, जिसमें उसको कितना भी दे ले वो सब खाने को भस्म कर जाएगा लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ेगा। तो उसमें गुरु स्निग्ध कफवर्धक आहार उसको दिया जाता है और जिसको उससे उसको लाभ मिलता है। और जो जिसकी अग्नि बहुत ही मंद है तो उसको ऐसी चीजें दी जाती है जिससे उसकी अग्नि तेज हो और उससे फिर उसके मोटापे को कम किया जा सकता है। ऐसी औषधि के प्रयोग से, आहार विहार से, योग से, इन सभी चीजों का सहारा लिया जाता है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक तरीका है जिसका आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। किडनी स्टोन को लेकर आयुर्वेद में दावे किए जाते हैं कि उसको जड़ से खत्म कर दिया जाता है। कितनी एमएम का किडनी स्टोन होता है जिसको आयुर्वेदा में खत्म कर देते हैं, और कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें सर्जरी ही करानी पड़ती है, बताइए सर। मैम आयुर्वेद में स्टोन का बहुत प्राचीन काल से वर्णन है। इसको अस्मरी रोग के कहा जाता था और अमूमन 6 से 7 mm तक का किडनी स्टोन बाहर निकल जाता है दवाइयों के जरिए से। और अगर बहुत ज्यादा स्टोन बड़ा हो जाए या कहीं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो दवाइयों से आराम से वो हो जाता है। डॉक्टर साहब, कोई भी व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उनकी जो बॉडी है वो वात पित्त कफ की प्रकृति की है? वो लक्षण जो होते हैं वो बताइए। जी मैम, जैसे वात के हमारे ग्रंथों में लक्षण बताए गए हैं कि वातस्तु रुक्ष लघु शीत खरय सूक्ष्म चल अनिल, यानी कि उसमें उसके वात प्रकृति का जो मनुष्य होगा वो दुबला पतला होगा, उसमें रुक्षता होगी, उसके शरीर पे ड्राइनेस उसको ज्यादा आएगी और वो उसकी एक्टिविटी हाइपर एक्टिव होगा थोड़ा सा। और इसी तरह से पित्त वाले को पसीने ज्यादा आएंगे, उसको हेयर फॉल ज्यादा होगा और उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। और कफ वाला थोड़ा सा एक्टिविटी में थोड़ा सा धीमा होगा और वो थोड़ा सा आलसी भी होगा और उसका वजन भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो पित्त वाले मध्यम वजन के रहेंगे, वात वाले कम वजन के रहेंगे और कफ वालों का ज्यादा वजन रहेगा। तो ये मेन लक्षण है, लेकिन अगर प्रकृति का सही पता लगाना है तो वो प्रकृति परीक्षण से ही संभव है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों का एक सवाल है कि जो उनके बाल हैं, बहुत कॉमन हो गया है, बाल बहुत कम उम्र में झड़ने लगे हैं, टूटने लगे हैं, रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए जो हम उस प्रॉब्लम्स को बाल से रिलेटेड खत्म कर सकें, बताइए। मैम, आजकल ये कॉमन समस्या है बाल टूटने वाली, ये ज्यादातर कम उम्र में ही होने लगे हैं ऐसा दिक्कत। तो इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधीय तेल हैं जैसे महाभृंगराज आदि, नीलभृंग आदि, इस तरह के बहुत सारी। और खाने में जैसे आंवले का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए और स्ट्रेस कम से कम होना चाहिए। ये सब आयुर्वेद में उपयोगी हैं और उनका लाभ भी मिलता है। और अपने आहार विहार को ठीक रखना चाहिए। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, वो भी इसका मेन कारण है, तो सबसे पहले उस डैंड्रफ का इलाज करना चाहिए। प्रोटीन, कैल्शियम, इन चीजों को अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए, तो इसका आपको प्रॉपर लाभ मिलेगा। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि चेहरे पर बहुत सारे कील मुहासे हो जाते हैं, बहुत कम उम्र में हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बॉडी पे भी बहुत सारी स्किन इरिटेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके कारण क्या होते हैं और किस तरह हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए? मैम, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, उनमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और पहली धातु से अगली धातु का निर्माण होता है। तो मेद धातु की दृष्टि से ये कील मुहासे होते हैं और इसके लिए जिम्मेदार होता है सबसे पहले रस धातु की दृष्टि होगी, उससे रक्त की, फिर मांस की, फिर मेद की। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा रस धातु को ही उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके उस मेद धातु की शुद्धि होगी और ये मुहासे खत्म होंगे। इसके लिए कटु, तिक्त, जिसे कड़वी चीजें जैसे नीम, मिर्ची, रायता, इस तरह के चीजें उपयोग में लाई जाती हैं और उनका समुचित लाभ भी लोगों को मिलता है और ये बीमारी ठीक होती है।
डॉक्टर साहब, जैसे कि सब जानते हैं कि जो आयुर्वेद है वो ऋषि मुनि जो हमारे थे उनसे आया है, तो वो शाकाहार को प्राथमिकता देते थे। तो आप ये बताइए कि जो मांसाहार और शाकाहार के बीच की जो डिफरेंसेस हैं, इसमें बॉडी किस तरह इफेक्ट करती है और किस तरह हमें मतलब क्या ऐसा करना चाहिए जो सही हमारी बॉडी को सूट करे और जिससे हमें कम प्रॉब्लम्स हो डेली लाइफ स्टाइल में। जी मैम, ज्यादातर हमारा मेन आहार तो शाकाहारी होता है, लेकिन आयुर्वेद भी कहीं भी इसका मांसाहार का भी विरोध नहीं करता, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर कुछ बीमारियों में अलग अलग तरीके के मांस रस, अंडों का उपयोग, और ये आयुर्वेद में भी वर्णित है। आयुर्वेद कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वो लाइफ को अच्छी तरीके से चलाने वाला, लाइफ के बारे में समग्र एक साइंस है। तो इसमें इसकी मनाही नहीं है, लेकिन शाकाहार फिर भी बहुत बेहतर है। कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ विटामिन हैं जो शाकाहारियों में कम होती हैं, तो उनको बाहर से भी लेते हैं, लेकिन ये सबकी अलग अलग चॉइस है। कोई मांसाहारी खाना चाहता है तो उसके लिए वो सही है, कोई शाकाहारी खाना चाहता है तो उसके लिए वो है, लेकिन शाकाहारी फिर भी बेस्ट खाना है। जी, जैसे कि आपने शाकाहार को बेस्ट बताया है, तो आप किस चीज का प्रयोग अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, शाकाहार या मांसाहार? जी मैम, मेरे परिवार में सभी शाकाहारी हैं और मैं शाकाहार को ही प्राथमिकता देता हूँ। और किसी भी हमारे परिवार में किसी को भी कोई कमी नहीं है, कोई विटामिन की कमी नहीं है। टेस्ट कराते हैं, सब कुछ ठीक आता है, तो मैं तो प्राथमिकता दूंगा जिसमें किसी जीव को ना सताया जाए और वही खाना श्रेष्ठ होगा। जी जी। बहुत लोग ये मानते हैं कि जो हमारा शाकाहारी खाना है वो इतने लेवल पे प्रोटीन नहीं देता, कैल्शियम नहीं देता। ये बातें अब बहुत मैंने सुनी है लोगों से, लोग बोलते हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? नहीं मैम, मांसाहार भी कंप्लीट भोजन नहीं है। जी शाकाहार में ज्यादातर चीजें सम्मिलित हैं जो हमें अच्छे विटामिन प्रोटीन्स वगैरह देते हैं। मांसाहार में फैट ज्यादा होता है, जो हम हमारे जीवन आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि हम उसको उसका पाचन ढंग से नहीं कर पाते और हमारे शरीर में वो आजकल नुकसान ज्यादा देता है, उसमें फैट ज्यादा होता है, वो इतना फैट हमें नहीं लेना चाहिए। तो शाकाहार संतुलित है। जितना भी आप रो खाएंगे, जैसे अनाज भी कच्चे रो खाएंगे, उनसे फाइबर्स मिलेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। तो शाकाहारी ज्यादा बढ़िया है, उसमें सभी चीजें हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अब थोड़ा अलग आ जाते हैं, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बातें हमारी हो गई है आपसे, अब थोड़ा लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं। जी जी। तो जैसे कि हमारे इष्ट होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं, आप कौन से ईश्वर या कौन से भगवान की पूजा करते हैं? जी मैं तो वैसे सभी धर्मों का आदर करता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ, और ज्यादातर मेरी वाइफ और मम्मी पूजा करती हैं। वे मुझे जो भोग लगाने के लिए देते हैं मैं अपने मंदिर में अर्पण कराता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ। तो सब यही है। तो मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का मेरे मन में आदर है। निरंतर पूजा कर पाते हैं आप इस बिजी लाइफ के साथ? नहीं, मैं निरंतर पूजा नहीं हो पाती, लेकिन साल में एक दो बार कहीं धार्मिक किसी मंदिर में, जैसे शुक्रताल का मंदिर है हमारे पास में, तो ऐसे जाते जरूर है मैं परिवार के साथ में। आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है जो बचपन से लेके आज तक चली आ रही है, और कौन सी आपकी ऐसी गुड हैबिट है और कौन सी बैड हैबिट है जिससे आप खुश तो बहुत है बट आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा मुझे इसमें चेंज करना चाहिए? तो ऐसा कुछ बताइए। मैं संगीत का बहुत प्रशंसक रहा हूँ। मेरे फेवरेट किशोर कुमार रहे हैं बचपन से ही, और आज भी मैं रेडियो सुनता हूँ। और बैड हैबिट में मैं मीठा ज्यादा पसंद करता हूँ, चोरी से भी खा लेता हूँ। तो उस पर कंट्रोल करना चाहता हूँ मैं भी जी। और काफी हद तक कंट्रोल किया है। मेरा वेट भी 93 के आसपास था, अब 80 से भी कम है, तो उस पर काफी मैंने कंट्रोल किया है। और एक्सरसाइज करना मेरी अच्छी आदतों में से रोज है, और रोज मैं सुबह घूमने जाता हूँ। जी जी। जैसे कि आप यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी हैं, यहाँ पर आपका रुआब सब पे चलता है, तो क्या घर में भी आपका रुआब सब पर चलता है या वहाँ पर मैम का चलता है? बताइए। मैम, हर मनुष्य के, हर आदमी के घर में उनकी मैम का ही चलता है, और मैं भी इस चीज का कोई अपवाद नहीं हूँ। और वैसे भी मेरी वाइफ भी अधिकारी हैं, और हम दोनों सामंजस्य बनाकर अपने घर को दोनों लेकर चलते हैं, एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं। जैसे कि आपने बताया मैम भी अधिकारी हैं, कौन सी पोस्ट पर है मैम?
जी मैम, हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं जी। और उनकी जॉब मेरे से भी पहले ही जी। जो जैसे आपने बताया कि आपने अपने घर में सामंजस्य बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो आप मैम के बारे में बताइए, उनकी ऐसी कौन सी अच्छी आदत है जो इतने ऊंचे पद पर अधिकारी होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बेस्ट पार्ट है कि इतना मतलब लोगों में घमंड आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो उनमें नहीं है आज भी, वो बहुत अच्छा जो उनको में आपको लगता है वो बताइए। जी मैम, वे अपने ड्यूटी और घर को दोनों को अच्छी तरह से निर्वाह कर रही हैं। ड्यूटी पर भी बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी देती हैं, उसके बाद में घर आके हमारे खाने का, बच्चों का, मेरा अच्छी तरह से ध्यान रखती है। और उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि मम्मी पापा को भी पौष्टिक, घर में पौष्टिक खाना मिले, इसलिए वो खुद ही बनाती हैं सब कुछ। जी, बहुत जी। अच्छी बात है ये। जैसे कि आप डॉक्टर साहब हैं और चिकित्सा अधिकारी हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। मैं तो सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जी। और स्वास्थ्य में भी अपनी फिजिकल, मेंटल और इन सभी चीजों का ध्यान रखें और अपने अधिक से अधिक अपने बच्चों को भी जंक फूड से बचाएं, उनको अच्छा पौष्टिक खाने के लिए दें, उनको नियमित एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करें और जितनी जरूरत है उससे कम खाएं। जी। और मान लिया कभी आपको कहीं बाहर, घर से बाहर हैं और आपको भूख लगी है, तो जो बेहतर विकल्प आपको मिलता है, जैसे कोई फल खा सकते हैं, कोई नमक का मन किया तो छोले भटूरे के बजाय आप ढोकला वगैरह आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें और उससे अपने स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करें और एक अच्छा जीवन जिएं। जी, जैसे कि आज हमने बात की डॉक्टर साहब से, इनसे मिलकर, इनसे बात कर कर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैडम, अब मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक कार्यक्रम, इससे जन जागरूकता बढ़ेगी और अगर मेरी बातों से किसी को भी लाभ मिलता है तो मैं आपका आभारी रहूंगा और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें जिससे जन जागरूकता बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए दास्तान-ए-दिल द परी टॉक शो।